वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा इलास्टिक ब्लॉक स्टोर और इलास्टिक फाइल सिस्टम। अभी तक के किसी ने इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इलास्टिक फाइल सिस्टम यूज़ करा है या दोनों में से कोई एक यूज़ करा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि हमारे पास स्टोरेज वॉल्यूम क्या होते हैं, या आप लोगों ने डॉकर पढ़ा था, जब डॉकर से साथ आपने स्टोरेज वॉल्यूम अटैच करा था, या कुबरनेटिस में थे आप तो कुबरनेटिस के साथ स्टोरेज वॉल्यूम अटैच करा था। तो स्टोरेज वॉल्यूम के बारे में आप लोग अभी तक आपकी क्या R&D है या क्या नॉलेज है, अभी कोई शेयर करना चाहेगा? सर सर इलास्टिक मतलब वॉल्यूम में इससे यूज़ करते हैं कि अगर जो भी इंस्टेंस हमारे यूज़ हो रहे हैं, अगर वो डाउन हो भी जा रहे हैं तो हमारा डाटा जो है लॉस ना हो। इस तरीके से अगर कोई पॉड है, अगर कोई चल रहा है और उसमें डाटा है, तो अगर पॉड किसी वजह से फेल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो वो हमारा डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह यूज़ करते थे। और यहाँ पे भी AWS पे EBS हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे इंस्टेंस बंद भी हो जाए या टर्मिनेट भी हो जाए तो हमारा डाटा एटलीस्ट लॉस ना हो। ठीक है। अच्छा, आप EC2 मशीन जब बाय करते हैं इनिशियली, तो आपने उसकी टाइप चेक करी जी, होंगी। उधर भी मैं EBS आपको कोई रहता है मशीन मोबाइल पर। देखें, तो आपने इसकी मशीन चेक करी होंगी, तो आपके पास दो टाइप की स्टोरेज होती है। सबसे पहले दो टाइप की स्टोरेज होती हैं। एक है आपके पास स्टेंस स्टोरेज। स्टेंस स्टोरेज से मुराद है जो भी आपने मशीन बाय करी है वो मशीन के पास उसकी स्टोरेज है, मतलब कोई ना कोई स्टोरेज के साथ अटैच हुई हुई है, वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास खिलाती है स्टेंस स्टोरेज। स्टेंस स्टोरेज लिमिटेड होती है उस सिस्टम तक जिसके लिए आपने बाय करी है, या ये कह सकते हैं कि आपके जो भी स्टेंस है, जैसे लाइक आप कोई भी एक मशीन बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसकी अपनी एक स्टोरेज है, उसको हम स्टेंस स्टोरेज इजीली कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप T2 नैनो और T2 मैक्रो बाय करते हैं तो आपको वर्चुअल CPU एक दे रहा है, आर्किटेक्चर आपको दे रहा है ये, और यार मैं क्लास ले रही हूँ। जो आपको वर्चुअल CPU दे रहा है, आर्किटेक्चर आपका जो प्रोसेसर का है वो 8664 का है, और i386। मेमोरी जो GB में आपकी 1 GB मेमोरी है। नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑन डिमांड आपके पास लिनक्स प्राइसिंग है और तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपकी स्टोरेज यहाँ पे ब्लैंक आ रही है। तो ये स्टोरेज आपकी ब्लैंक आ रही है, स्टोरेज टाइप स्टोरेज आपकी ब्लैंक आ रही है। इसको मैं फिल्टर करता हूँ यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ और भी बहुत सारे स्टेंस टाइप में, जैसे लाइक C580 लार्ज। इसमें एक SSD की स्टोरेज लगी हुई है जो 75 GB, 75 GB, कहीं में 150, इन सब के साथ SSD अटैच है। ये मैंने फिल्टर करा तो इसलिए ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं नॉन फिल्टर करता हूँ, देखें टी जो फैमिली है, टी फैमिली जो है T2 T3, इसके पास स्टोरेज नहीं है। ए के पास भी नहीं है, सी के पास भी नहीं है। और अगर मैं सी के पास जाता हूँ, सी फैमिली के पास, तो सी फैमिली के पास स्टोरेज है। तो आपके पास स्टेंस स्टोरेज होती है। स्टेंस स्टोरेज क्या होती है? जब आप भी अपना कोई स्टेंस क्रिएट करने जाते हैं तो उसके पास लोकल कैपेसिटी होती है कि वो, मैं दिखा देता हूँ, उसकी अपनी एक लोकल कैपेसिटी होती है।
यहाँ देख लें, ये आपको स्टोरेज दे रहा है, ये कह रहा है EBS ओनली, मतलब आपके पास AWS पे एक और स्टोरेज है, उसका नाम है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वो आपके पास एक्सटर्नल अटैच होती है। एक्सटर्नल कहाँ होती है, ये देखिए इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में आपके पास 3 चीजें हैं, वॉल्यूम, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर। और वॉल्यूम है हमारे पास जो स्टोरेज है, इससे क्या फायदा हो जाता है कि आपका जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो AWS अलग रिसोर्स में कर रहा है और जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो अलग हो रही है। तो EBS ओनली में क्या होता है कि आपकी अपनी मशीन की कोई इंस्टेंस स्टोरेज नहीं है, बल्कि आप अपने एक्सटर्नल कोई वॉल्यूम परचेज कर रहे हैं जो इसके साथ यूज होगा। तो आपको तमाम मशीन वो दिखेंगी जो आपके पास EBS ओनली है, EBS ओनली, EBS ओनली, EBS ओनली, सारी मशीन EBS ओनली, मतलब इसके पास कोई अपनी इंस्टेंस की स्टोरेज नहीं है, ये तमाम EBS ओनली है। लेकिन अगर आप C फैमिली में आते हैं तो C फैमिली के बाद ऑप्शन है कि आप अपनी इंस्टेंस स्टोरेज मिलती है, मतलब सिस्टम में बिल्ट इन SSD लगी हुई होती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है जो आपकी इंस्टेंस स्टोरेज होती है वो आपकी लिमिटेड होती है आपके उस इंस्टेंस तक जहाँ पे वो यूज हो रही है, जबकि ब्लॉक स्टोरेज जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल बन रही होती है, और वो आप अगर अपनी मशीन कभी ऐसा होता है बंद कर दें, रिमूव कर दें, टर्मिनेट कर दें, और अगर आपने चेक लगाया हुआ है, जब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आपकी जो मशीन है, मैं आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, ये देखें नंबर ऑफ स्टेंस आ रहे हैं आपके पास, नेटवर्किंग सबनेट आ रहा है, और एडवांस में आ जाते हैं हम, टेनेंसी आ रहे हैं, शट डाउन बिहेवियर आपका आ रहा है, इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। ये क्या करता है इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, कि अगर किसी केस में आप ये करते हैं, कोई डिलीट कर देते हैं, जब मैं एक बार दिखाया था उसमें EBS का ऑप्शन आ रहा होगा, एक और ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से क्रिएट वॉल्यूम कर लेते हैं। आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं SSD, अच्छा वॉल्यूम आपके पास कितने टाइप के होते हैं, अच्छा फायदा उसका मैं दोबारा बता देता हूँ कि होगा जब आप EC2 डिलीट करेंगे तो आपके पास एक एक्सटर्नल स्टोरेज रखी हुई है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज अपने पास एक कैपेसिटी में रखी हुई है, आपने EC2 टर्मिनेट कर दिया, अगर आपका EC2 क्या करता है टर्मिनेट होने के साथ साथ वॉल्यूम भी डिलीट कर देता है। अगर आपने चेक लगाया हुआ है कि अगर आपका वॉल्यूम डिलीट ना हो, वॉल्यूम बाकी रहे, सिर्फ EC2 खत्म हो जाए, तो आपको अपने EBS वॉल्यूम को पे करना होंगे AWS को, क्योंकि आपकी EC2 मशीन नहीं है लेकिन EBS पे डेटा रखा हुआ है, लेकिन आपका डेटा बचा रहेगा। कल आप आके वापस से अपनी मशीन न्यू क्रिएट करते हैं, उसको चलाते हैं, रन करते हैं, तो अगर आपके पास एक्सटर्नल वॉल्यूम हटेगी तो डेटा आपका वापस से रिकवर हो जाएगा। EBS में एक मसला है, वो मसला क्या है कि EBS आपके पास सिर्फ एक ही वॉल्यूम के साथ अटैच हो सकता है, मल्टीपल वॉल्यूम के साथ एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज अटैच नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर आपने 2 EC2 बनाए तो आपको 2 EBS चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका एक फायदा है कि आप एक EC2 के साथ मल्टीपल इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज अटैच कर सकते हैं। अच्छा स्नैपशॉट का ये ऑप्शन दे रहा है, ये क्या होता है कि आपने अगर किसी EC2 से चलते हुए EC2 से स्नैपशॉट ले लिया, या आपका कोई पुराना बैकअप स्नैपशॉट रखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ से उसके साथ भी अलाइव कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं, जाहिर सी बात है AWS ने सारे ऑप्शन दिए हैं। वॉल्यूम के आपके पास टाइप है SSD में GP2 जो है आपके पास, ये बिल्कुल जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, इसका जो IO रेट है वो बहुत नॉर्मल होता है। और दूसरे नंबर पे होता है आपके पास GP3, ये आपके पास हाई इंटेंसिव टास्क के नहीं होता है। अगर कहीं पे आपको ऐसा कोई टास्क है जो बहुत ज्यादा आपकी हाई रिक्वायरमेंट है, हाई IO रेट चाहिए आपको, तो आप GP3 पे जाते हैं, वरना आपके पास SSD GP2 होता है। अच्छा ये GP2 और GP3 में ज़्यादा फर्क नहीं है, इससे ज़्यादा जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपके पास IO1 और IO2। IO1 और IO2 के सबसे ज़्यादा हाई मैं इसका आपको कंपेरिजन चार्ट दिखाया था, AWS EBS GP2 और GP3, IO1 और GP2 का देख लेते हैं।
तो ये देख लें कंपेरिजन चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। आपके पास जो GP2 है, GP2 का, GPO3 का, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें सेम है और लेटेंसी जो है दोनों की वही है। लेस के जो लो लेटेंसी जब आपकी होती है तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जनरल पर्पस यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होती है हमेशा। डेवलपमेंट टेस्ट एनवायरनमेंट से मुराद है आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं और एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास GP2 और GP3 ही बेस्ट है, क्योंकि वो टेस्टिंग पर्पस है या डेवलपमेंट पर्पस है। अगर आपका पर्पस है प्रोडक्शन का कि आपकी एप्लीकेशन हज़ारों यूज़र यूज़ करेंगे, तो आप जाते हैं IO2 पे और IO1 पे। IO2 और IO1 पे इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस हाई है। इनपुट आउटपुट मतलब कोई ऑपरेशन गेट कर रहा है या रीड कर रहा है या उसको अपडेट कर रहा है, तो वो IO पे सबसे ज़्यादा हाई है। हमारे पास जो होते हैं वो 16,000 IOPS होते हैं और यहाँ पे हमारे पास होते हैं IO1 में और IO2 में हमारे पास 64,000 IOPS होते हैं। ये पर मेगाबाइट पे देता है कि अगर आपके पास 100 MB और 1000 MB मतलब 1 GB पर सेकंड आ रहा है तो आपके पास IOPS जो हैं इतने होंगे। ये जो आपके पास होता है बर्स्ट होता है। बर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है कि खुद ब खुद आप उसको अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई केस हो 16,000 आपके पास IOPS रेट आ रहे हैं तो उसका आप अपनी मर्जी से एक बर्स्ट सिनेरियो के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इस तो वॉल्यूम साइज जो इसका दोनों का इसका आपके पास 4 GB से 64 TB तक जाता है और ये 4 GB से 16 TB तक जाता है। बाकी सब जो इसकी छोटी सी कंपैरिजन है। जो GP2 और GP3 है ये SSD जनरल पर्पस है और ये प्रोविजनिंग पर्पस है। जनरल पर्पस आपके नॉर्मल टास्क के नहीं, कोई छोटे छोटे टास्क हैं या कोई डेवलपमेंट टास्क है टैप या आपके पास कोई टेस्टिंग एप्लीकेशन है, और ये आपके पास प्रॉपर आप जब अपनी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो आप प्रोविजन iOS पे जाते हैं। एक EC2 में आपका मल्टीपल IOPS हो सकते हैं। अच्छा, आपके पास एक यहाँ पे HDD का भी देता है कि आपके पास थ्रूपुट ऑप्टिमाइज के लिए आपके पास दो तरह का है। हार्ड ड्राइव भी होती है SD1 आई थिंक सो, यहाँ आ रहा हो, ये रहा कोल्ड HDD। तो ये सबसे ज़्यादा लो परफॉर्मेंस होती है SD1 की। ये जब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास लॉग प्रोसेसिंग टाइप का डेटा हो, मतलब आपके अपने यूज़ केस के लिए। आपका जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एप्लीकेशन चल रही है और आपको अपने यूज़ केस के नहीं यूज़ करना है, आपको ज़्यादा पे नहीं करना, आप चाहते हैं कोई सस्ता सा स्टोरेज वॉल्यूम मिल जाए जो मैं यूज़ कर लूँ, मुझे ज़्यादा पे नहीं करना है। कोल्ड HDD मतलब आपको इस तरह का डेटा यूज़ करना है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, इसके एक पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मल्टीपल सोर्स से डेटा ला के एक वेयर हाउस में जमा करते हैं और इस तरह का आपका काम हो, बिग डेटा हो, कोई एप्लीकेशन का बिग डेटा आप उस पर इंटीग्रेट करके ला रहे हो, तो उस टास्क के लिए आपके पास SD1 बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और SD1 और SC1 ये आपके पास हार्ड ड्राइव है और ये हार्ड ड्राइव में कोल्ड है। कोल्ड मतलब ये उससे भी ज़्यादा आपकी वो है, स्लो है, परफॉर्मेंस की स्लो होगी लेकिन ये सस्ती होगी। तो मल्टी अटैच जो है इसमें नॉट सपोर्टेड है, मतलब मल्टीपल अटैच तो ज़्यादा सी बात नहीं है। और मल्टी अटैच यहाँ भी नॉट सपोर्टेड है, EBS मल्टी अटैच, लेकिन मल्टी अटैच आपका सपोर्ट करता है IO1 पे। IO2 पे GP2 GP3 में मल्टी अटैच नहीं है, लेकिन IO1 आपके पास मल्टीपल जगह पे अटैच हो सकता है। तो ये सारी इसकी परफॉर्मेंस है। GP2 बर्स्ट बकेट क्या होता है आपके पास कि आपके पास एक IO रेट होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक डेटा है, उसका मैं IO रेट दे रहा हूँ आपको 10,000 IOPS दे रहा हूँ। तो आप बर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, अगर आपके पास उसकी GB ज़्यादा आ गई, कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मैं आपको IOPS दे रहा हूँ 64,000 IOPS रेट है कितने GB पे, और जो ना पर GB मैं आपको दे रहा हूँ 64,000 टोटल IOPS रेट है और पर GB पे मैं आपको दे रहा हूँ 8,000, और मैं आपको मैक्सिमम GB दे रहा हूँ 200। तो आप जब 8,000 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ही जाता है कोई आपके पास 8 लाख पे। तो यहाँ पर 8 लाख पे और यहाँ 64,000, तो ये बर्स्ट होता है, इसको हम बर्स्ट कहते हैं। तो मतलब ये अवेलेबल कहाँ तक है, ये कोई 60 तक अवेलेबल है, 64 तक अवेलेबल है। मतलब मैं आपको कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ 2,000, लेकिन ये बर्स्ट हो जाएगा 64 के बाद से अगर इसको हाई IO रेट आया। तो ये बर्स्ट सिनेरियो होता है हमारे पास।
बस सिनेरियो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास टोटल जो जीबी है वो 100 जीबी है, और हर 1 जीबी का मैं आपको IOPS दे रहा हूँ, IOPS। तो ये IOPS रेट आ रहा है आपके पास 100 जीबी का, आपको आ रहा है एग्जाम के तौर पे 100 IOPS आ रहा है, और मैं आपको पर जीबी 2 IOPS दे रहा हूँ, तो आपका 50 जीबी के बाद 2 IOPS आएगा, तो ठीक है। मैं छोटी सी और एग्जाम्पल समझा। सर किसी भी एप्लीकेशन का आईओ मतलब ये यूजर का ये किस तरह चेक करेंगे? हमें पता कैसे लगेगा कि इस पे हमारा डेटा रेट ये इसके लिए हम लोड टेस्टिंग करते हैं। लोड टेस्टिंग करते हैं एप्लीकेशन की, कि हम मल्टीपल यूजर्स के साथ एक साथ वो करते हैं लोड टेस्टिंग। अगर 1000 यूजर मेरे इस प्रोसेस को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास इतना IOPS रेट होता है, इतना उसकी लेटेंसी चाहिए होती है, मल्टीपल अगर लोकेशन से करें तो ये हम लोड टेस्टिंग में ज़्यादा काम करते हैं। लोड टेस्ट जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, वो अपनी एप्लीकेशन की लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आपको देगा, इसके बिहाफ पे आप इसको क्रिएट करेंगे। आप क्लाइंट से इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि मुझे आपकी एप्लीकेशन रन करनी है, आप मुझे अपनी एप्लीकेशन की लोड टेस्टिंग दें। हाँ, अगर कोई छोटी सी एप्लीकेशन है, वर्डप्रेस है, और या कोई ज़्यादा कोई हार्ड एप्लीकेशन नहीं है, छोटी सी एप्लीकेशन है, क्लाइंट के पास इतनी बड़ी टीम भी नहीं है, तो फिर ये सारा काम आप अपने खुद से करेंगे कि कितना बेस्ट होता है। एक वर्डप्रेस की एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स की एक एप्लीकेशन, और उसको कोई एक्सेस करे, उस पर कुछ इमेजेस हैं, कुछ डेटा है, तो कितना उस पर लोड होता है। तो ये आप खुद रैंडम देखने का, कोई बड़ी एप्लीकेशन है तो आपके पास पूरा लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी। ठीक है सर, ये तो आपने प्रोफेशनल बताया था। ज़्यादातर क्लाइंट जो होते हैं सर वो नॉन टेक्निकल ही होते हैं, जैसे जो छोटी मोटी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। छोटी एप्लीकेशन का मैं ही बता रहा हूँ, फिर आप अपना स्टैंडर्ड देख लेंगे खुद ही कि क्या स्टैंडर्ड है। आप खुद भी लोड टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, अब उसका मैं एक स्टैंडर्ड बना दूंगा कि भाई ई-कॉमर्स पे इतना IOPS रेट ठीक है। आप चला के देख लें, यूज़र का लोड देख लें, यूज़र का लोड कम ज़्यादा। ये देखें बर्स्ट क्या होता है, ये बर्स्ट होता है। बर्स्ट IOPS आपका कहाँ पे आ रहा है? आपके पास मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं आपको मैक्सिमम दे रहा हूँ 412, सही है, 412 GB, और आपको मैक्सिमम IOPS दे रहा हूँ 18,000, और फिर मैं आपको दे रहा हूँ कि पर GB के इतने। अब जब ये मैक्सिमाइज पे जाएगा ना, जब ये इसकी होंगी 3000 इसकी IOPS होंगे ना, और 3000 IOPS भी, और 512 इसके GB होंगे, तो ये बस्ट हो जाएगा। तो ये बस्ट IOPS होता है। मतलब मैंने आपको प्रोवाइड ज़्यादा करा है, और मेरे पास कैपेसिटी जो इतनी नहीं आ रही। ये देखें, वॉल्यूम साइज आपका 1 है, बेस्ट लाइन परफॉर्मेंस IOPS आपकी 100 है, और बस ड्यूरेशन जो है आपकी ये आ गई। तो इसमें आपके पास IOPS जो हैं वो इतने आ रहे हैं। एक टाइम आएगा कि आपके पास उसके पास नहीं थे, जब आपके पास कम था तो ये नॉट अवेलेबल था। इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं बस सिनेरियो के, जब आप इसको बनाएंगे। हम एक एग्जांपल देते हैं बनाने की। स्नैपशॉट तो हमारे पास कोई नहीं है, हम डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट वॉल्यूम मैं क्रिएट कर रहा हूँ GP2 का जनरल पर्पस, और इसके IOPS देखें कितने आपको नज़र आ रहे हैं। इसने हमें दिए हैं कि शुरू में 100 दिए हैं, 100 GB, और मैक्सिमम इसने GB दिया है हमें कितनी, 16348, इतनी मैक्सिमम GB है हमारे। अच्छा, बेस लाइन ऑफ 3 IOPS, मतलब हर 3 IOPS पे कम से कम इसने हमें 100 IOPS दिए हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे हर 3 के ऊपर इसने मुझे 100 दिए, मतलब 3 पे 100 दिए, 300 पे कितने हो गए, 3000 IOPS होगा। मैं यहाँ पे GB गेट करता हूँ 100 GB, तो इसने मुझे दिया है 3000 IOPS। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 200 GB, तो अभी भी मेरे पास 300 पे 3000 हैं। मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ, तो अभी मेरे पास 300 पे 300 GB पे 3000 IOPS हैं। अब एग्जाम्पल पे आता है, मैं यहाँ पे करता हूँ 4000 और 400 GB, तो अभी भी ये वहीं पर है कि मैं भाई 300 पे इतने देगा। हम इसको बढ़ाते हैं, हम इसको 4000 करते हैं, अभी भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, 40 तो इसमें अवेलेबल नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं 4 को कर देता हूँ 15, क्या कर देता हूँ 16, एक काम करते हैं, ये देखें अभी के केस में तो सही है। अच्छा, वो सेव नहीं हुआ था लास्ट टाइम। 100 पे इसने मुझे इतना रेट दिया है, 200 पे क्या रेट आएगा मेरे पास,
200 पे होगा मेरे पास 300 के 600 हो जाएंगे और 3000 के 6000 हो जाएंगे, ठीक है। 400 पे क्या होगा, 1200 और 3000 हो जाएंगे। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि आपके पास साइज तो बढ़ रहा है, साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके IOF जो है वो वहां पे बस्ट हो रहे हैं। जो आपके पास जब आपके पास 1 GB थी तो आपके पास कितना IOF थे, 3000 थे। जब आपके पास 80 GB थी तो आपके पास 3000 IOF थे। लेकिन जब आपके पास 100 GB हुई तो भी आपके पास 3000 है। लेकिन जैसे आपने 200 करा तो ये बस्ट होना शुरू हो गया। 200 करने के बाद भी 3000 ही है, क्यों है। और आपने इसको करा 400 तो ये 1200 पे भी 3000 है। अब एक टाइम आ गया कि आपने इसको कितना कर दिया, 1000 कर दिया, इसको 900 करते हैं। 900 पे भी आपके पास GB इतनी है और IOF इतने हैं। अब देखें, और जैसे इसको मैं 900 करता हूँ तो अभी देखें बस्ट हो गया। 990 पे भी सही है, 999 पे भी सही है। 1000 के बाद इसके पास होगी मैक्सिमम लिमिट पूरी इसकी, 300 हो गया। अब 1000 से मैं आगे बढ़ता हूँ, 1000 पे इसके बाद 3000 आ रहे हैं। अब मैं 1000 से कर देता हूँ 2000, तो अब ये मुझे बढ़ा रहा है 4000, ये बस्ट हो रहा है, मतलब इसको बढ़ा रहा है अपने लिमिट के साथ। 5000, 8000 GB आ गए मेरे पास। ये बहुत ज़्यादा हाई केस में होता है, मैं सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। अब आ गए 1200 पे, तो देखें 16000 हो गया। अब आ गए बिल्कुल ही आप 16 पे आ गए। आपने यहाँ पे क्या नोट करा, 16000 मेरे पास GB और IOF कितने हैं, 16,000। 16000 है। अगर मैं यहाँ 384 पे आता हूँ, अब देखें अब मसला हो गया ना, यहाँ तो GB आपके पास ज़्यादा है और IOF आपके पास कम है, तो ये बस्ट होता है। इस पर थोड़ा सा देखा करें, जब आपकी बहुत ज़्यादा हाई IOF जा रहे हैं और GB जो आपका लोड है, GB से मुराद क्या है, जो आपकी फाइल रीड और अपडेट हो रही है वो इतने GB की है, GB से ही मुराद है। तो इसका जब आप भी कोई भी EBS बाय करेंगे तो आप उसका IOF देख लें कि आपकी कितनी नीड है और वो कहाँ पे जाके बस्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरा केस आपके पास, आपको पता है जो आपका AWS का आर्किटेक्चर है वो जोन और रीजन्स पे डिपेंड है, तो इसके बारे में सब लोग क्लियर है, जोन्स और रीजन्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो आपके पास जो वॉल्यूम आप क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम में एक इशू है। मसला क्या है, आपके पास आपने देखा होगा जब हमने इलास्टिक लोड बैलेंसर बनाया था तो वहां पर हमारे से वो पूछता था कि आपके पास कौन कौन से सबनेट हैं और वो कौन कौन से रीजन में, तो हम उसको बता देते ये वाला सबनेट, ये वाला सबनेट, ये वाला सबनेट। वो सबनेट कहाँ अवेलेबल होते थे, मल्टी रीजन में अवेलेबल होते थे। कोई रीजन 1 में, कोई आपके पास रीजन के अवेलेबिलिटी जोन में, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में होते थे। मल्टी अवेलेबिलिटी जोन A में होता था, कोई B में होता था, कोई C में होता था। मतलब आप लोड बैलेंसिंग कहाँ करते थे, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के मुकाबले में करते थे। कोई EC2 आपका जोन 1 में हो सकता है, जोन अमेरिका के जोन में, अमेरिका के रीजन में जोन A में हो सकता है, कोई जोन B में हो सकता है, जोन C में हो सकता है, तो आप उसकी लोड बैलेंसिंग करते थे। तो यहाँ पर आपके पास एक मसला क्या है कि अगर आपका EC2 किसी रीजन के किसी जोन A में है तो आपका स्टोरेज भी वहीं होना चाहिए, क्रॉस स्टोरेज ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर आपका EC2 अवेलेबल है कोई इंस्टेंस जस्ट लाइक रीजन में, रीजन B में अवेलेबल है, हम यहाँ पे एक रीजन का चार्ट देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास कोई अब लोकल अवेलेबिलिटी जोन है, और यहाँ पे कोई वो नहीं आ रही। वो इसका चार्ट आता है ना,
ये देखें, आपके पास यूएस वर्जीना है, वहाँ पे आपके पास अलग अलग रीजन है, ये तमाम रीजन है, इसके अंदर जोन्स होते हैं। ये नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन 4 है, मतलब रीजन आपके पास कौन सा है, यूएस ईस्ट, इसके बाद 4 हैं, 1 बी और ये वाला और ई और एफ। तो उसके पास ये 4 अवेलेबिलिटी जोन है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन इस अवेलेबिलिटी जोन के EC2 में चल रही है तो उसका स्टोरेज वॉल्यूम भी इसी में होना चाहिए। अगर वो इसमें है तो स्टोरेज वॉल्यूम भी इसमें होना चाहिए, इसमें है तो वो स्टोरेज वॉल्यूम भी इसमें ही होना चाहिए। अगर आपके पास लोड बैलेंसर लगा हुआ या ऑटो स्केलिंग लगी हुई है, ऑटो स्केलिंग क्या करती है कि आपके मल्टीपल रीजन को आप दे देते हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन दे देते हैं, वो अलग अलग जोन्स में जाके आपका डेटा क्रिएट करती है। अच्छा, जोन की फिलोसफी क्या है कि आपके पास 10 लाख अमेरिका में AWS अपना डेटा सेंटर ओपन करा तो अमेरिका उसका रीजन हो गया। उस अमेरिका की 5 से 6 लोकेशन है या 3 लोकेशन है, हमारे केस में 4 लोकेशन है, जहाँ पे उसका डेटा सेंटर बना हुआ है। तो वो हर एक छोटी लोकेशन उसका अवेलेबिलिटी जोन हो गया और वो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी जोन ए में चल रही है तो उसका स्टोरेज भी वही होना चाहिए, और कोई बी में चल रही है उसका स्टोरेज भी वही होना चाहिए। लेकिन लोड बैलेंसर के नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी एप्लीकेशन चल रही हो लोड बैलेंसर उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहेगा। तो ये EBS में एक आपको इशू फेस करने को मिलेगा बाद में कि इसका अवेलेबिलिटी जोन का आपको ख्याल रखना होगा कि मशीन कहाँ पर है और ये EBS आपने कहाँ क्रिएट करा है। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि आपकी मशीन अवेलेबिलिटी जोन 1 में और आप चाहते हैं कि वो AZ2 में जाके बने, तो आपको स्टोरेज किस तरह से माइग्रेट करेंगे। तो स्टोरेज माइग्रेट करने के लिए हमारे पास तरीका होगा स्नैपशॉट का। पहले इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं बहुत कम इस पे कर लेता हूँ, 100 पे कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा हूँ US2A, इसका अवेलेबिलिटी जोन स्नैपशॉट, इसका कोई हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं। हमारे पास एक इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम का ऑप्शन है, और यहाँ पर हम एक मास्टर की दे सकते हैं। मास्टर की AWS EBS की ऑलरेडी डिफॉल्ट बनी हुई है, आप वो दे दें तो ये क्या करेगा, जो भी आपका डेटा वो इनक्रिप्ट रखेगा। और अभी मैं नॉन इनक्रिप्ट चेक करने जा रहा हूँ, क्रिएट वॉल्यूम कर रहा हूँ, तो सक्सेसफुली हमारा एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया, उसकी आईडी आ गई, क्लोज करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्रिएट हो गया इस अवेलेबिलिटी जोन में। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इस वॉल्यूम से एक स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक एप्लीकेशन चल रही है, उसके पास डेटा है, आप चाहते हैं कि उसका एक बैकअप ले लें तो आप स्नैपशॉट ले लेंगे। दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी AZ1 में एप्लीकेशन चल रही है और आप AZ2 में उसको EC2 क्रिएट करने जा रहे हैं, 1 से आप बंद कर रहे हैं, 2 में क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास वॉल्यूम बना हुआ है ये AZ2 में अवेलेबल नहीं होगा, ये AZ1 में ही होगा, या AZ2 में 2 के A में है ना, तो 2 के A में होगा, 2 के B में नहीं होगा। आप क्या करेंगे, अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे और एक स्नैपशॉट की डिस्क्रिप्शन लिख के उसको क्रिएट स्नैपशॉट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, आपका जो स्नैपशॉट है वो नॉन इनक्रिप्टेड होगा, नॉन इनक्रिप्टेड होगा। अगर वो किसी यूज़र के हाथ लग गया तो आपका पूरा डेटा आप समझ लें यूज़र के पास चले गया। नॉन इनक्रिप्टेड का मतलब है जो उसका प्लान फॉर्म है वो उसी में ही होगा, सही है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना आपका स्नैपशॉट बनाते हुए कि आपने अगर स्नैपशॉट बना लिया तो आपके पास सेव रहेगा और वो नॉन इनक्रिप्टेड होगा। नॉन इनक्रिप्टेड क्यों है ये, उसकी वजह क्या है कि जो आपने अपना वॉल्यूम बनाया था ये वॉल्यूम भी नॉन इनक्रिप्टेड था, तो जाहिर सी बात है इसका स्नैपशॉट भी नॉन इनक्रिप्टेड आएगा। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है, वो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। आपने अच्छा क्या करा है, क्रिएट स्नैपशॉट बना लिया जब आप माइग्रेट करने जा रहे थे अवेलेबिलिटी जोन A से अवेलेबिलिटी जोन B में, सही है। जब आप अपना एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्नैपशॉट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ रखे हो, अगर कोई रखा हुआ नहीं है, क्रिएट स्नैपशॉट में आ जाते हैं हम। वॉल्यूम टाइप दे दी, वाली वॉल्यूम है, डिस्क्रिप्शन इसमें हमने दे दी, और कुछ और हमें क्रिएट करना है, टैग बनाने। जब ये आ जाएगा तो आपके पास ऑप्शन होगा रीस्टोर का। रीस्टोर का ऑप्शन क्या करेगा, रीस्टोर का ऑप्शन ये करेगा कि आप क्रिएट वॉल्यूम करेंगे, क्रिएट वॉल्यूम करने के साथ जो अब स्नैपशॉट है या वो वाला स्नैपशॉट ले लेंगे जो अभी आपने वॉल्यूम अभी स्नैपशॉट दिया है, और यहाँ से आप क्रिएट वॉल्यूम कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का AZ चेंज कर लेंगे कि ये वाला AZ है, ये अभी अब मैं जा रहा हूँ सी में जा रहा हूँ, जो मैंने अपना स्नैपशॉट बनाया है यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, उसको क्रिएट करूंगा और उसको अपने नए वाले EC2 के साथ जो माइग्रेट होकर आया उसके साथ अटैच कर दूंगा।
तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है अगर आप जोन से भी एक जोन में जा रहे हैं। अच्छा, मैं बनाता हूँ एक EC2 मशीन 1, रिक्वेस्ट कर देना स्पॉट की, स्पॉट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर दूसरे रीजन में भी भेज सकते हैं हम स्नैपशॉट को? एक EC2 स्नैपशॉट हमने तीनों, दूसरे रीजन में बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्नैपशॉट जो है हमारे तीनों रीजन्स में अवेलेबल होगा, हम उसको वहां से रिस्टोर करेंगे और एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, स्नैपशॉट का मतलब है कि आपने अपना स्नैपशॉट लिया, मतलब बैकअप बनाया, और बैकअप को जब आप अपनी EC2 में अपलोड करवा रहे होंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्टोर। मतलब स्नैपशॉट लिया उसको रिस्टोर कर देंगे, एक रीजन से स्नैपशॉट लेंगे और दूसरे रीजन में उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। मतलब ये सर ग्लोबली अवेलेबल होगा, जैसे US ईस्ट में मैंने एक स्नैपशॉट बनाया, मैं मुंबई रीजन में भी एक EC2 के थ्रू उसको रिस्टोर करा सकता हूँ? नहीं, ग्लोबली अवेलेबल नहीं होगा। रीजन्स की बात कर रहा हूँ सर मैं। एजीज में तो आपने समझा दिया कि ये अवेलेबल होगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन्स में। रीजन की मैं बात करूँ, अगर मैंने एक EC2 दूसरे रीजन में खड़ी करनी है और इस स्नैपशॉट से करनी है, तो इज दैट पॉसिबल? तो उसके लिए स्नैपशॉट हमें माइग्रेट करना हो, उसकी सर्विस देख लेता हूँ एक। और सर माइग्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? माइग्रेट करने की जरूरत पड़ सकती है इन सेंस के आपके पास मल्टी इजी आप फिलोसफी चला रहे हैं। अभी हमारे केस में माइग्रेट करने की जरूरत इसलिए पड़ सकती है कि आप एक एजी में कोई रिसोर्स चला रहे हैं, आपको दूसरे एजी में चलानी है, कोई नीड है आपकी, कोई सर्विस ऐसी चलान करनी है, तो वहां पे आपको इतना डेटा भी तो लाना है। जी सर। अच्छा सर, SSD में भी हम स्नैपशॉट ले सकते हैं? जैसे आपने स्टार्टिंग में SSD दिखाई थी, उसके बाद हमने ABS लिया था, तो यही काम अगर हम SSD से भी कर सकते हैं या उससे पॉसिबल नहीं है? उसके लिए भी अवेलेबल है। अच्छा, बिटवीन रीजन कॉपी अवेलेबल है, और उसके लिए हमारे पास कौन सा अवेलेबल? S3। After you create a snapshot that had finished copying to Amazon S3, when the status is complete, status copy one of the AWS region। सही है, तो इन्होंने S3 के जरिए हमें तरीका बताया कि आप S3 के जरिए उसको मल्टी रीजन आप इजीली ले जा सकते हैं। ठीक हो गया सर सर, समझ गया मैं। सर एक सवाल हो रही है, जैसे भी हम जो सर ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बोला है थोड़ा जैसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम ये कंसोल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या ये कंसोल से रिकमेंडेड है या फिर हम जैसे हम दूसरी कमांड से भी कर सकते हैं? एक्चुअली कमांड से आप कब करेंगे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ छोटी सी। जब हम कोई ऑटोमेशन बनाने जाएंगे तो हमें कमांड की जरूरत पड़ेगी, और या कोई एप्लीकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे तो SSD की पड़ेगी। जैसे हमने Node.js की एप्लीकेशन के साथ S3 का डेटा अपलोड करवाया था, तो उस केस तक आने से पहले आप लोगों को एक हाई रिक्वायरमेंट है कि आपको हाई लेवल पर चीज़ों के बारे में पता हो कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, उसका यूज़ केस क्या है, तो ही आप उसको कंसोल से या उसको ये जस्ट लाइक कोई एप्लीकेशन है, हम जैसे कोई बीटा वर्जन पे या कोई जो है वो मतलब इस तरह काम कर रहे हैं और हमें उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है जो पुराना डेटा है, तो फिर जैसे इसकी कॉपीज़ वगैरह या माइग्रेट करने में यही प्रोसेस फॉलो होगा हम यहीं पर कंसोल से? बिल्कुल यही होगा। अच्छा, लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं इसका। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था हार्ड ड्राइव वाले उसका भी यही सेम सिनेरियो होगा। एक छोटी सी यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें तो आपको बिल्कुल पता ही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पॉट इंस्टेंस रिव्यू एंड लॉन्च, तो एक C5 AD large EBS only up to 10 GB C5 में जा रहे हैं। T2 माइक्रो है हमारे पास यहाँ पे। सही है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसमें एक EBS आ रहा है। ऐड स्टोरेज,
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्टोरेज करने की। देखिए आप एज ही आपने तीनों बताया, मैंने रिक्वेस्ट करा स्पोर्ट को, और यहाँ पे मैं अपने मैक्सिमम प्राइस भी दे सकता हूँ, जस्ट लाइक पॉइंट समथिंग सेंट्स में मैं प्राइस दे सकता हूँ कि अगर कोई इंस्टेंस महंगा है तो वो बिट हो रहा है, हाई बिट हो रहा है तो वो आ जाए। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है ऐड स्टोरेज पे चले जाते हैं। ये रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें रूट लेवल पे एक टाइप दे रहा है जिसमें हमें डिवाइस बताइए, डिवाइस XVDA और स्नैपशॉट ये रहा। ये क्या है आपकी, इसकी एक ब्लॉक लोकेशन है, ब्लॉक डिवाइस की लोकेशन है। जब आप अपना लिनक्स का सिस्टम लॉगिन करेंगे तो इस लोकेशन के साथ आपकी ये डिवाइस अटैच है, इस पाथ के साथ। तो ये माउंट हुई होगी आपके सिस्टम से, इसको भी देख लेते हैं माउंट किस तरह से हुई होगी। स्टोरेज टाइप GB2 जा रही है हमारे पास, IOF जो 100 जा रहा है, थ्रूपुट जो है वो नॉट है, और इंक्रिप्शन अभी हमने इसको कोई भी नहीं दी है। यहाँ से मैं ऐड वॉल्यूम भी कर सकता हूँ। अब ऐड वॉल्यूम में जाहिर सी बात है EBS का ही करूँगा, और EBS में मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए मल्टीपल स्नैपशॉट्स आ रहे हैं मेरे पास, जो भी स्नैपशॉट रखे हैं। और इसके अलावा यहाँ मैं बता सकता हूँ 8GB और समथिंग, और यहाँ पे IO रेट भी इसका आ रहा है। डिलीशन ऑन टर्मिनेशन, इसको एक फ्लैग ऐड कर सकते हैं, इंक्रिप्शन की भी सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस की ऑप्शन मौजूद है कि ये जो आप अपनी डिवाइस बना रहे हैं वॉल्यूम टाइप, ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कौन सी मैं टाइप बना रहा हूँ, मैं बना देता हूँ SGC, और फिर स्नैपशॉट तो नहीं है हमारे पास, इसको यहाँ से रिव्यू एंड लॉन्च कर देते हैं। डायरेक्ट सिक्योर, अच्छा इसमें दरमियान में सिक्योरिटी ग्रुप्स भी थे हमारे पास जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो गए, और यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। की वैल्यू पे हमारे पास जो था ऑलरेडी टेम्पलेट 1 के नाम से, वही चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्नैपशॉट रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल हो गई। स्पॉट रिक्वेस्ट ID है स्टैंड से T2 माइक्रो एक्टिव है, हमारे पास फुलफिल हो गई रिक्वेस्ट ऑन टाइम, और 1 मिनट बाद इसको फुलफिल हो गया। सही है। मुख्तलिफ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक ही की पेयर फाइल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये अप्रोच सही है। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपने एक बार अपने पास किसी पर्पस के लिए की पेयर अपने पास डाउनलोड कर ली, तो वो की पेयर कोई और डाउनलोड नहीं कर सकता, वो 1 टाइम होती है। सेकंड टाइम अगर किसी को चाहिए तो नहीं बनाएगा, डाउनलोड करेगा। और आपने अपने लोकल सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करी हुई है, आप मल्टीपल EC2 हर थोड़ी देर बाद लॉगिन कर रहे हैं, उस पर अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे आसानी यही होगी कि जो आपके की वैल्यू पेयर है वो सेम रहे, क्योंकि की वैल्यू पेयर क्या आपको ऑथराइज कर रहा है की के साथ। अगर नया इंस्टेंस अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी वही की पेयर वैल्यू बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये इंस्टेंस आ गया हमारे पास, वॉल्यूम का यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, ये 3 हो जाएंगे। बिल्कुल, ये देखें आपके पास 3 वॉल्यूम हो गई। पहली वॉल्यूम जो है वो अटैच है आपकी रूट से, दूसरी वॉल्यूम आपके अटैच आपने अभी करी है, उसको यूज़ किस तरह करना है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास EC2 है, अपना एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ मैं, और उस टर्मिनल के साथ इस EC2 को कनेक्ट करते हैं।
पब्लिक आईपी हमारे पास, आईपी से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास कहीं पे होगा डेस्कटॉप में, क्लास में, ये रहा टेम्पलेट और यहाँ रखा मेरे पास। मैं इसको sudo स्पेस -i कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम करते हैं इसको ssh -i, आप अपनी की बता देते हैं टेम्पलेट। ये होगा आपके पास, ये लिनक्स है तो यूज़र EC2 Ubuntu होना चाहिए। ये डालेगा, हम इसको कनेक्ट से भी देख लेते हैं। EC2 यूज़र, ठीक है। तो ये आपके पास एक कमांड बनती है ssh टाइम, आपने अपनी आईडी दे दी, EC2 यूज़र आपने कनेक्ट कर लिया। सर शायद सिक्योरिटी ग्रुप का कोई मसला होगा। सिक्योरिटी ग्रुप का डेज होगा, देख लेते हैं। ऐसे से चटेज अलाउ भी करा हुआ है, सोर्स भी इसकी है। सर कभी कभार हमारी पैम फाइल पब्लिक होती है ना, तो शायद तब भी ये वाला इशू आता है, चेक कर लें उसकी परमिशन। नहीं, पब्लिक नहीं है। अच्छा, हो गया। वो रीड राइट के इसका ही मसला था। ये भी एक इशू आता है कि अगर आपके रीड राइट इसके आपने राइट्स दिए होते हैं तो ये आपको अलाउ नहीं करता कनेक्ट करना। आपको इसके राइट्स कम से कम रखने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लॉगिन हो गया है। अब आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे कमांड लिखें LSBLK। ये क्या करे, आपको आपके ब्लॉक डिवाइस की लिस्ट दे देगा। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास 2 ब्लॉक डिवाइसेस आ रही हैं। एक आपकी XVDA1 है और XVDC है। तो ये इसके मैं कुछ माउंट दिखाता हूँ। आप यहाँ पे माउंट लिखेंगे तो ये आपको कुछ माउंटिंग पॉइंट दे देगा, जिसमें आप ये देखें dev XVDA1 आपके माउंट हुआ हुआ आपके रूट से, देख रहे हैं। इसने हमें यहाँ भी बता दिया कि माउंट पॉइंट। ये क्या होता है, आपके पास सिस्टम में जो भी आपकी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ब्लॉक डिवाइसेस कनेक्ट हैं, LSBLK से आप वो देख लेते हैं। हमारे पास, आपको पता है, अभी 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। एक हमारे पास XVDA और एक XVDC है। तो ये क्या करता है, कुछ उनके लॉजिकल वॉल्यूम बनाता है, वो उसको माउंट करता है किसी स्पेसिफिक पाथ से। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। माउंटिंग क्या होती है? माउंटिंग सब समझते हैं?
सर वॉल्यूम माउंटिंग जो हमने डॉकर में पढ़ी थी, मतलब एक फोल्डर का दूसरे फोल्डर से या एक ड्राइव का दूसरे ड्राइव से कनेक्शन हो जाता है बिल्ट, वहाँ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम। अच्छा, वो तो माउंट अलग हो गया ना। अभी हमारे पास विंडोज में जिस तरह ड्राइव लेटर्स होते हैं सी डी ई एफ, लिनक्स में इस तरह से ड्राइव लेटर्स नहीं होते, माउंट पॉइंट्स होते हैं। तो हर ड्राइव को हम डिफरेंट माउंट पॉइंट्स के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक सिनेरियो होता है माउंटिंग का। वो क्या होता है, आपने एक ब्लॉक डिवाइस कनेक्ट करी। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने अपने सिस्टम में यूएसबी ड्राइव लगाई। वो यूएसबी डिवाइस जो है आपके पास ब्लॉक डिवाइस है, वो आपके सिस्टम से अटैच हुई। उसका कुछ इस तरह का नाम आया जैसे ये नज़र आ रहा है, लेकिन वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो यूएसबी डिवाइस अभी आपके पास ब्लॉक ये जो नाम है ब्लॉक है। आप क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम में कोई ना कोई डायरेक्टरी बनाएंगे। उस डायरेक्टरी के साथ इस ब्लॉक डिवाइस को माउंट करेंगे। उससे क्या होगा, जो इस ब्लॉक डिवाइस में डेटा है वो उस माउंट पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगा रीड और राइट की सूरत में। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक रूट वॉल्यूम बनाया था। रूट वॉल्यूम इन्होंने बनाया था, उसका नाम था, ब्लॉक डिवाइस का नाम क्या था, XVDA1। ब्लॉक डिवाइस माउंट किससे करवाई इन्होंने, रूट से। तो ये रूट बन गया। अब एक और हमने अभी बनाया, उसका नाम है XVDC। लेकिन अभी हमने किसी से माउंट नहीं करवाया। देखें, हमने इसको खाली, मतलब इसमें कोई यूएसबी लगी हुई है और वो यूएसबी कहीं से माउंट नहीं हुई भी। तो इसी तरह से हम ये समझ लेते हैं हमारा EBS स्टोरेज वॉल्यूम अटैच है, लेकिन वो माउंट नहीं हुआ, मतलब अभी यूज भी नहीं हो रहा हो। ऐसा ही है? जी सर, जी सर, कंटेंट्स अभी हम देख नहीं सकते। अब ये देख लेना, सबसे पहले इसको माउंट कैसे करवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमारा माउंट का ही होगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले ना आप कोई फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस फाइल सिस्टम के साथ इसको माउंट करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक फाइल सिस्टम, हमारे पास फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारे पास होते थे FAT32 NFT, इस तरह से हमारे पास ext4 ext4 था, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ करता हूँ, सूडो की तो ज़रूरत मुझे है नहीं, MKFS। एक मैक फाइल सिस्टम बनाते हैं। उस फाइल सिस्टम की टाइप हम देते हैं, टाइप यहाँ पे FAT हो सकती है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ext4 टाइप थी, और उसको मैं माउंट कर रहा हूँ डिवाइस जो है हमारी, वो कौन सी है, XVDC। ठीक है, अब ये सबको समझ आ गया होगा कि मैं एक फाइल सिस्टम बना रहा हूँ इस ब्लॉक डिवाइस के साथ, और ताकि इसको मैं इजीली माउंट कर दूँ। अच्छा, अभी मैंने माउंट नहीं करा है, अभी मैं फाइल सिस्टम बना रहा हूँ। सबसे पहले हम कोई फाइल सिस्टम बनाते हैं, उसका कोई ना कोई टाइप देते हैं कि किस टाइप पे वो चलेगी। तो ये बना देते हैं। परमिशन डिनाई क्यों आ इसमें, तो ऑप्शन सूडो यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपने एक फाइल बनाई है, मेका E2 फाइल सिस्टम, सही है। और उस फाइल सिस्टम का वैसे लिनक्स से, ब्लॉक साइज उसका 4096 है, और फ्रेगमेंट साइज जो हैं वो आ रहे हैं इसके, और सारी डिटेल आ रही हैं। फर्स्ट डेटा ब्लॉक 0, मैक्सिमम फाइल इतनी आपके पास आ जाएंगी, 64 ब्लॉक ग्रुप हैं। और ये सब किसकी मदद से आई हैं सारी, आपके पास ext4 का आपने टाइप कनेक्ट करा है। अब मैं आपको LSBL के दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो LSBL के साथ कुछ भी चीज़ अभी माउंट नहीं हुई है, आपने सिर्फ एक फाइल सिस्टम बनाया है। अब हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। पहले मैं LS दिखाता हूँ, कोई डायरेक्टरी हमारे सिस्टम में अभी नहीं है, सिर्फ रूट ही है। तो अच्छा नज़र आ रही है स्क्रीन? जी सर, नज़र आ रही है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमने जब EC2 बनाया था ना इंस्टेंस, तो एक रूट वॉल्यूम था पहले का और एक आपने EPS अटैच किया था, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम उन दोनों में से किस में सेव हो रहा है अभी? अच्छा, ये रूट वॉल्यूम था, वो आपके सामने वही है रहा, ये सबसे ऊपर वाला? हाँ। अच्छा, ये ऊपर वाले दो हैं? दो नहीं है, ये एक है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। जब आप ब्लॉग वॉल्यूम बनाते हैं तो वो इसी तरह से उसको पार्ट दिखाता है, मतलब XDVDA और XDVD का 1। तो उसने जो भी माउंट करा फाइल सिस्टम, उसको उसके 1 के साथ माउंट कर दिया। मतलब वो इन शॉर्ट ये यही है, एक ही है। सही है। तो फाइल सिस्टम भी इसी में बन रहा है अभी, रूट में बन रहा है सर? अच्छा, अब फाइल सिस्टम मैंने किसका बनाया, आप नाम पढ़ें।
XVDC। इसका बना तो ये सेव भी सर इसी के अंदर हो रहा है, XVDC के अंदर, EBS के अंदर मींस। उसने एक XVDC का फाइल सिस्टम बना दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले माउंट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ रन कैसे हो रहा है। माउंट करने के लिए हमें कोई डायरेक्टरी चाहिए होगी। क्या डायरेक्टरी हम रूट रख लें? बताएं डायरेक्टरी क्या क्या रखें? रूट रख सकते हैं? रूट के अलावा कुछ भी रख लें सर, ETC रख दें अगर वहाँ पर यूजर और डेटा पढ़ना है तो। इसका कोई माउंट पॉइंट बना दें। तो अभी तो कोई डायरेक्टरी है नहीं, मैं mkdir बना देता हूँ। किस नाम से बनाऊँ? एड डेटा बना देते हैं चले। अच्छा परमिशन तो हमारे पास होगी नहीं, तो हमें sudo तो चाहिए। तो अब डायरेक्टरी हो गई, आ गई हमारे पास, डेटा भी आ गया, बना तो लिया हमने। ऑलरेडी एग्जिस्ट। सर आप उस बात पे नहीं है ना अभी? अच्छा मैं होम पे हूँ, ठीक है। मैंने इसको स्लैश पे बनाया, सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही होगी डेटा। तो ये बिल्कुल ये डेटा बन गई है माउंट पॉइंट, लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं है। अब इन सेंस हम एक काम करते हैं, इस डेटे को माउंट करवाते हैं अपनी इस डिवाइस के साथ, सही है। तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माउंट लिखते हैं, अपना डेव बताते हैं और डिवाइस बताते हैं, ब्लॉक डिवाइस, और वो हमारे पास है XVDC। इसको हम माउंट किसके साथ करवाने जा रहे हैं? स्लैश डेटा। इंटर करते हैं। माउंट ओनली रूट कैन डू दैट। तो रूट कैन डू दैट, sudo हमें बार बार अटैच करना पड़ रहा है इसके साथ। यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब ls चेक करते हैं तो डेटा हमारी फाइल जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। और इस डेटे के अंदर जाहिर सी बात है कोई डेटा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे लॉस्ट फाउंड आपके पास नज़र आ गया, डायरेक्टरी। अब हम इसको चेक करते हैं LSBL के, हमारे ब्लॉक डिवाइस की लिस्ट। तो ये देखें, आपकी ब्लॉक डिवाइस की लिस्ट किसके साथ कनेक्ट होगा? माउंट डेटा के साथ, बिल्कुल डेटा जो डायरेक्टरी। जी सर समझ आ गई है। अच्छा सर एक चीज़ और है कि जो स्नैपशॉट हम लेते हैं, तो ये सारा काम जो हमने किया ये भी उसमें साथ ही चला जाता है, या ये अगेन नेक्स्ट EC2 पे ये भी करना होगा दोबारा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रिपीट से पहले एक सवाल है। पूछा। ये जो आपने माउंट पॉइंट बनाया है रूट में डेटा की डायरेक्टरी बना के बनाया है, अब ये डेटा जो सेव होगा ये XVDC में सेव होगा। तो XVDC क्या है? ये दूसरी ड्राइव है ना आपकी? जी 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 तो ये डेटा सारा वहाँ जाएगा, लेकिन इसका माउंट पॉइंट तो रूट पे XVDA में, तो वहाँ ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मतलब? मैं सवाल नहीं समझा। रूट कहाँ पे? XVDA में। डेटा का बनाया XVDA में, डायरेक्टरी जो बनाई है डेटा की वो हमने XVDA में बनाई है। ठीक है। तो जो डेटा सेव हो रहा है वो XVDC में हो रहा है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे। मैं दोबारा से बता दूँ, मैं दोबारा से बता दूँ। सर ये जस्ट लाइक हमारी वो जिस तरह विंडोज़ में हम अपनी C ड्राइव और ये दूसरी ड्राइव्स होती हैं, उसी तरह ही है ना। अभी हमने इसको ऑन कर दिया एक दूसरी। इसका सबसे शॉर्ट आंसर ये है कि लिनक्स का जो हमारा प्रॉपर आर्किटेक्चर है ना, पूरा आर्किटेक्चर, वो है आपके पास डायरेक्टरी आर्किटेक्चर। आप लिनक्स के साथ जो भी डिवाइस अटैच करते हैं, आपने देखा होगा विंडोज में कोई ड्राइव अटैच करते हैं, पार्टीशन लिया आता है आपके सामने, ऐसा ही है। अब आपसे एक सवाल है कि सी जो है हम बोलते हैं सबसे मेन पार्टीशन है विंडोज का, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। तो आप बोलते हैं सी जो है वो तो रूट है ना, सबसे मेन है, इम्पोर्टेंट सबसे मेन है। तो क्या जो ई वाला डेटा है वो भी सी के पास है? नो सर, नहीं है ना। जी सर नहीं है। इनके सी रिफ्रेश भी हो जाए तो डी और ए अपनी जगह मेंटेन रहती है। सर वो तो लॉजिकल वॉल्यूम्स बनते हैं वहाँ पे, तो सेपरेट होता है। अच्छा यहाँ भी लॉजिकल वॉल्यूम बनते हैं, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लॉजिकल वॉल्यूम यहाँ भी बनते हैं।
अब आपने अपना रूट डायरेक्टरी अपनी एक रूट से अटैच कर दी। इस रूट डायरेक्टरी में आपके पास क्या क्या है, अब हम देखते हैं पहले रूट के पास है क्या क्या। ये है आपके पास रूट के पास क्या क्या डेटा सेव हो रहा है। रूट के पास आपकी बाइनरीज हैं, आपकी बूट का है डेटा, आपके पास वो डेटा भी है जो आपने यहाँ माउंट करा हुआ है, ये भी रूट के पास है। सबसे पहला आपका कंफ्यूजन अगर ये वाली है तो यहाँ क्लियर हो जाती है। मतलब रूट के पास आपके पास जो डेटा है, जो डेटा आपके इस माउंट पॉइंट के पास है वो डेटा आपके इस माउंट पॉइंट के पास भी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद रूट है। सही है। तो मतलब डेटे की कितनी अवेलेबिलिटी है, एक XDA1 में और एक XDC में। अब डेव में आते हैं, सारी डिवाइसेस आ रही हैं आपकी। डेव में आपकी डिवाइसेस सेलेक्ट डेव करके जो अभी हमने एक्सेस करी है, शायद ये नहीं जाएगा। ये सर माउंट पॉइंट्स तो वैसे भी OS लेवल पे है ना। अगर मतलब हम कोई इसमें तीसरी ड्राइव ऐड करते हैं SDD, तो उसका भी जो माउंट पॉइंट बनेगा वो भी स्लैश के बाद ही बनेगा ना। मतलब स्लैश से पहले तो कोई चीज बन नहीं सकती है, स्लैश के अलावा तो कोई चीज बन नहीं सकती, क्योंकि वो तो OS लेवल पे है। तो अगर वो फर्स्ट से हम एक थर्ड ड्राइव ऐड करते हैं तो वो भी बने, उसका माउंट पॉइंट अगर बनाते हैं स्लैश data2, तो वो भी स्लैश के बाद ही बनेगा ना। मतलब अलग से स्लैश के बगैर तो बन नहीं सकता। तो ये तो OS लेवल पे है ना, इसलिए इसमें कोई मसला थोड़ी है। मतलब माउंट पॉइंट तो OS लेवल पे है ना, हार्ड डिस्क के लेवल में थोड़ी है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखें। ब्लॉक डिवाइस आपको यहाँ नजर आ रही है, XVDA XZ1, ये लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ है XZA1 का, और XZVC का हमने कोई लॉजिकल वॉल्यूम नहीं बनाया, डायरेक्ट डिवाइस से अपनी डिवाइस कनेक्ट करवा दी, कोई वॉल्यूम नहीं बनाया हमने। लॉजिकल वॉल्यूम होते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे सारी ब्लॉक डिवाइसेस नजर आ रही हैं। आपके पास यहाँ पे मैपर है, डिस्क है, फुल फ्यूज, पता नहीं कौन कौन सी, SDA1 ब्लॉक, ये सारी ब्लॉक डिवाइसेस जो है आपको यहाँ नजर आ रही हैं। लेकिन जो एक्टिव हैं वो LSBL में आ जाती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, रूट के पास ये सारा डेटा है, और जो अभी नई डिवाइस माउंट करी है वो सिर्फ इससे माउंट है। अब सिनेरियो क्या है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन अपने लॉक्स रख रही है कुछ। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, लॉक्स एप्लीकेशन कभी भी अपने लॉकर सिस्टम में नहीं रखती, वो आउटसाइड रखवाते हैं। एक केस है, इस डेटे के अंदर कोई ना कोई डेटा आ रहा है, जमा हो रहा है। एक MKDIR मैं बना रहा हूँ एक फाइल, क्या फाइल बनाए, एक वेबसाइट बना देते हैं यहाँ पे, और MKDIR या डायरेक्ट यहीं पे हम क्रिएट कर लेते हैं nano index.html। और कोई इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, तो यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, एकदम सेव नहीं होगा। सही, तो ये आपने अपने रूट पे एप्लीकेशन बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस EC2 को बंद कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, अपना टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन रखते हैं। इससे बाहर आते हैं, अपनी इसके पास आते हैं। हमें पता है 3 वॉल्यूम हमारे पास, एक जो है वो अवेलेबल है क्योंकि उसे बना के मैंने छोड़ दिया, यूज़ नहीं हो रहा। इसको भी मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूँ। किस तरह से? अटैच वॉल्यूम किसके साथ करना है हमें? हम यहाँ पे ये फाइंड कर लेगा, ये 2M है। ये देखें, आपको एक चीज समझ आ गई होगी यहाँ पर कि मेरे पास वो कहाँ रखा हुआ है, इंस्टेंस 2B में रखा हुआ है, और ये मेरा वॉल्यूम कहाँ बना हुआ है, 2A में बना हुआ है। तो देखें, अगर मैं अटैच करने जा रहा हूँ तो ये उसको फाइंड ही नहीं कर रहा, इसको फाइंड ही नहीं कर रहा, मतलब नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपको यहाँ पर इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से एक स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट, और इस स्नैपशॉट का कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं देते, फिलहाल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है,
एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, क्लोज हो गए, बाहर आ गए, स्नैपशॉट में स्नैपशॉट रखे होंगे। ये यहाँ पे रीजन लेवल पे स्नैपशॉट दिखा रहा है। अगर यहाँ से मैं रीजन चेंज करता हूँ, अच्छा विंडो का सवाल किसी का आया हुआ है। नहीं, विंडो में ऐसे नहीं बनता, विंडो में थोड़ा सा चेंज है कॉन्सेप्ट, और विंडो का थोड़ा सा चेंज है। विंडो का मैंने कभी बनाया भी नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है कैसे बनता है उसका। ये वाला तरीका नहीं है। आई थिंक सो कि विंडोज़ में हम कुछ और सिनेरियो करते हैं, उसको मैं शेयर कर दूंगा विंडोज़ का भी। अच्छा, तो ये दिखाने का मकसद ये था, देखें स्नैपशॉट एक भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने रीजन चेंज कर दिया। और मैं वापस अपने पुराने रीजन पे आता हूँ, तो स्नैपशॉट आपका अवेलेबल है। रीजन की अवेलेबिलिटी पे अगर आपको स्नैपशॉट माइग्रेट करना है, सबसे आसान तरीका है स्नैपशॉट उठा के S3 पे रख दें, और जहाँ से भी आपको गेट करना है S3 से गेट कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कॉपी, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्रिएट वॉल्यूम कर रहा हूँ इस स्नैपशॉट के बिहाफ पे। डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, और हमारे पास वॉल्यूम पहले से क्रिएटेड है। इस वॉल्यूम में मैं रिस्टोर करने जा रहा हूँ स्नैपशॉट। अच्छा सर, ये जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं हम, इसके चार्जेस होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। अच्छा, फ्री टायर में हमारे पास वॉल्यूम आता है शायद, अच्छा खासा आता है। रोटेट वॉल्यूम में करता हूँ। अच्छा, कोई EC2 तो नहीं है अभी, मैं सिर्फ इसका स्नैपशॉट बनाना चाह रहा हूँ। इसकी रनिंग फॉर्म में आएगा। चलें कुछ रन कर लेते हैं। EC2 में आते हैं, एक लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, और लॉन्च इंस्टेंस को हम फ्री टियर का हम अमेज़न लिनक्स लेते हैं। T2 माइक्रो पे ही चलते हैं, T2 माइक्रो ही चाहिए हमें। इंस्टेंस डिटेल में आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं स्पॉट इंस्टेंस की। एक मसला है, स्पॉट इंस्टेंस में तीनों में से किसी एक में भी दे देगा, तो तीनों में से किसी एक में दे देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें A में दे। तो इसको क्या करते हैं, तो फिलहाल इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि उस पर क्रिएट तो होंगी नहीं वो। चलें अभी के केस में काम करते हैं, एक और EC2 बनाते हैं, वो पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। ये वाली एग्जाम्पल ज़्यादा बेस्ट रहेगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टॉप इंस्टेंस करता हूँ, तो ये कंफर्म वांट टू स्टॉप, चूज द स्टॉप बेलो, बिल्कुल ये मुझे मना कर देगा क्योंकि मैंने स्पॉट रिक्वेस्ट करी है। सबसे पहले रिक्वेस्ट मुझे वहाँ से करनी होगी। ये रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को मैं कैंसिल रिक्वेस्ट करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई है। अब EC2 हम जाके चेक करते हैं। सर एक सवाल है, जैसे अभी हम जो भी ये हमने अपनी वॉल्यूम जो है वो अपने एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर किया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर जैसे यहाँ पर सर हमारे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगे होते हैं, तो और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी ड्राइव है वो सबके साथ सिंक रहे, तो फिर उस केस के अंदर मतलब क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? अच्छा, मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम एक ही मशीन के साथ कनेक्ट होगा।
जी सर, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था ये वाला। सही है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला तो केस आएगा ही नहीं कि 2 रीजन में मशीन रखी और 2 जोन में मशीन रखी है, वो एक ही वॉल्यूम रीड कर रही है, दोनों का अलग अलग होगा, तो ऐसी बात है। इस काम के लिए हम EFS पे जाएंगे, जो आपने काम बताया वो EFS को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ EBS को डीप डाइव कर रहे हैं। अच्छा, टर्मिनेट हो गया है स्टेंस हमारे पास सक्सेसफुली। स्पॉट रिक्वेस्ट कैंसिल करनी होती है हमें, पहले फ्री टर्मिनेट होता है, ऐसे टर्मिनेट नहीं होता। स्नैपशॉट भी रखा है हमारे पास पूरा डेटा भी है। अभी के केस में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपना ये वॉल्यूम भी डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं वॉल्यूम ये दोनों डिलीट कर देता हूँ मैं, दोनों का ही काम नहीं है। सबसे पहले इसको डिटैच करना है। पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ और ये जो होगा अब ये वाला डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, जब वो EC2 बंद हुआ तो EC2 के साथ जो रूट वाला वॉल्यूम था वो भी खत्म हो गया, देखा आपने? लेकिन जो आपने बनाया था वो अवेलेबल है, ये रहा, ये आपका वाला है। इसमें रखा हुआ डेटा। अब ये क्या करने देगा, ये मुझे डिलीट करने का ऑप्शन दे दिया इसने मुझे डिलीट करने का ऑप्शन। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, अपना टोटल डेटा डिलीट कर दिया और सब चले गया। अब बताएं यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई ऑप्शन है डेटा वापस? ये डीअटैच से भी पॉसिबल था। क्या चीज? डीअटैच भी करते थे तो सेम बात थी। कोई मुझे बताए कि डेटा वापस आ सकता है हमारा, जो अभी हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी इंडेक्स ऑर्डर की H1 वाला। सर स्नैपशॉट नहीं बनाया था शायद। स्नैपशॉट जो बनाया सर उससे ले लेंगे हम, उसको S3 पे डाल के किसी दूसरे AC से उठा लेते हैं। अच्छा, स्नैपशॉट रखा हुआ हमारे पास सारा डेटा चले गया। ये भी हमने सबसे पहले मशीन बंद करी, हमने देखा हमारे पास स्टोरेज रखा हुआ है, स्टोरेज से डेटा नहीं किया था, हमने स्टोरेज भी डिलीट कर दिया। अपने अब तो चले गए, लेकिन अब स्नैपशॉट पे रखा हुआ है। चलें अब EC2 क्रिएट करते हैं कैसे। लॉन्च इंस्टेंस, ये पुराना वाला आ रहा है टर्मिनेटेड। Amazon लिनक्स से ले लेते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसकी, और स्टोरेज को ऐड कर लेते हैं। देखें रूट स्टोरेज तो इस पर आ रही है। एक न्यू वॉल्यूम ऐड करते हैं SGC के नाम से। उसका स्नैपशॉट ID यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ID क्या है, ये रही www। सही है, हो जाएगा रिस्टोर ये? जी सर इंशाल्लाह। यस सर, हो जाएगा। पर अगर सेम AC के अंदर वर्क फिर तो हो जाएगा। देखें डिवाइस से मुझसे यहाँ पूछ रहा था जो हम देख रहे थे वहाँ। डिवाइस नहीं, ये स्पॉट इंस्टेंस है तो हो सकता है वो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में बना दे। अगर वो दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में है तो फिर इसको उठा लेना चाहिए। अच्छा, जोन वाले सवाल का कोई जवाब देना चाहेगा? सर मेरे ख्याल से शो हो रहा है तो सेम जोन में ही है, लिस्ट में शो हो रहा है। और कोई इसको बताना चाहेगा जूम वाली बात को? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम बना हुआ यहाँ पे? अभी कोई नहीं बना हुआ ना? नहीं बना हुआ। ये वॉल्यूम जोन लेवल पे था, ये वॉल्यूम जोन लेवल पे था। स्नैपशॉट जो है रीजन लेवल पे। अभी हम वॉल्यूम नया बना रहे हैं, ये स्नैपशॉट से नया वॉल्यूम बनाने जा रहा है। तो क्या अभी भी ये डिपेंडेंट है रीजन पे, वो जोन पे? सॉरी नहीं सर, क्योंकि वो तो स्नैपशॉट से बना रहे हैं ना, जहाँ उसकी स्टैंस बनेगी वहीं वो स्टोरेज वॉल्यूम बना देगा। वो डिपेंडेंट है नहीं, जब तो मैंने डिलीट करा है वो स्टोरेज। अगर यहाँ पे रखा हुआ होता, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ होता, वो रीजन A में होता और जाके इंस्टेंस रीजन 2 में क्रिएट हो जाता तो हमें मसला होता। अभी तो हम स्नैपशॉट से बना रहे हैं तो जहाँ पर है वहीं पे वो बन जाएगा।
सही है। रीजन अगर सेम है तो फिर बन जाएगा। अभी भी यही इशू आएगा, रीजन सेम या क्रॉस रीजन भी बन जाएगा। बताए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर इसने जाकर इसने स्नैपशॉट कौन से रीजन से उठा रहा है, रीजन तो सेम ही होगा, ऐसी बात है, वो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे ही बताएं मुझे। एजी सर, आई थिंक मैंने से उठा रहा है ये। जिस एजी में जाकर आपकी मशीन बनेगी उसी एजी में जाकर ये स्टोरेज वॉल्यूम बना देगा। स्नैपशॉट के लिए एजी रिकमेंडेशन नहीं है, स्नैपशॉट अपनी मर्जी से बना देगा। चलें क्रिएट करते हैं टेम्पलेट 1। अच्छा, विंडोज वाला मैं बाद में बता दूंगा, किसी ने क्वेश्चन मार्क बनाया है, किस सवाल पे बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है, मतलब स्टेंस आ गया आपके पास। स्नैपशॉट है ये हमारे पास और ये वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम आएगा हमारे पास। देखिए 2 वॉल्यूम आ गए, एक रूट लेवल पे आ गया और एक स्नैपशॉट से हमने बनाया। EC2 में आते हैं, इंस्टेंस। तो ये एक इंस्टेंस हमारे पास बना होगा। ये पुराना आ रहा है टर्मिनेटेड, नया अभी पेंडिंग स्टेट में, तो उसको वेट कर लेते हैं कि फुलफिल हो जाए। अच्छा, तो ये अपडेट हो गया है, रन भी हो गया है। एक्सेस करते हैं। sudo no sudo हो गया। इसमें आते हैं LSBLK। नजर नहीं आ रहा था, नीचे चले गया। सबसे पहले मैं रूट पे आता हूँ। मेरे पास कोई फाइल अवेलेबल होगी? डेटा में तो कुछ भी नहीं है। बताएं क्यों नहीं आया? सर माउंट पॉइंट बना हुआ नहीं है, माउंट पॉइंट खाली बस रूट के ऊपर बना हुआ है। माउंट पॉइंट शो कीजिएगा। इसमें जो डिवाइस ए है उसको तो मतलब वो शो ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सी को उसने किया है स्लैश के ऊपर रूट पे माउंट कर दिया। इसका माउंट पॉइंट अगेन बनाना पड़ेगा। हम आगे सबसे अपने डिवाइसेस देखते हैं किस तरह से अटैच हुई हैं। दो स्टोरेज हैं हमारे पास। पहली जो स्टोरेज है वो ये वाली है, दूसरी ये है हमने जो कनेक्ट करी है। और यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। तो स्नैपशॉट हो गए और स्टोरेज हमारे पास ये आ गई। चलें सबसे पहले माउंट पॉइंट बना लेते हैं।
मुझे बताएं कैसे बनाए माउंट पॉइंट। सर माउंट की कमांड से बनेगा रूट पे डेटा की डायरेक्टरी में। बन जाएगा डायरेक्ट माउंट से इस तरह? नहीं, माउस स्पेस स्लैश डिवाइस स्लैश xvda1 xvda1 स्पेस और जो डायरेक्टरी जिससे माउंट करके। तो इसने तो हमें एरर दिया है कि मिसिंग कोड पेज हेल्पर प्रोग्राम। रूट पे डाटा है नहीं ना अवेलेबल, पहले डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। रूट पे ऑलरेडी है डायरेक्टरी, डेटा नहीं है। हाँ सही है। चलें इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले माउंट तो इसका इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको तो xvda को माउंट नहीं करना चाहिए था क्योंकि रूट डिवाइस तो वही है। इसने xvdc को क्यों कर दिया? इसने दो फाइल बनाया। एक हमने इसको अटैच करवाई xvdc जिसमें हमारे पास बैकअप रखा हुआ था, और एक इसमें हमने xvda1 इसने खुद बनाई है, लेकिन इसने हमें रूट बाउंड कर दिया हमारे 1 वाले से। तो 1 वाले बाय से डिफॉल्ट तो ये होना चाहिए था ना कि xvda को माउंट करता है से स्लैश से और xvdc हम खुद करते हैं। ऐसा ही होता। अच्छा हुआ क्या है, हमने जो स्नैपशॉट लिया है मे बी कि हमने ना पूरे कंप्लीट उसका स्नैपशॉट ले लिया, तो डेटे का तो डेटा उसमें नहीं आएगा। हमारी को स्नैपशॉट लेने में कोई गलती हुई है हमारे से। 2 रूट आ रहे थे ना वहाँ पे, हमने कोई दूसरे में से कोई एक ले लिया। सर कभी ये इस तरह हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, जैसे अभी ये गलत माउंट हो गया xtvc पर हुआ है, तो क्या हम डायरेक्ट रूट माउंट कर सकते हैं दूसरे उसको भी, या दोबारा से जो हम जो माउंट कर या सकते हैं इसको, लेकिन वो खत्म ही हो जाएगा पूरा। लेकिन सर वो फाइल्स वगैरह जो इंस्टॉलेशन ये उसमें किस तरह ये शिफ्ट हो जाएंगी? क्या सर प्रो लॉजिकल वाला सिस्टम आ जाएगा, लॉजिकल पार्टीशन का? ये समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा सर समझा दें। हम इसमें लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं, वो तो सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें कुछ और सिनेरियो हो गया, मुझे लग रहा है मैंने बैकअप जो लास्ट टाइम लिया था ना वो गलत ले लिया। जब ये अनमाउंट में ना डिवाइस लगाना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट एक्सपीरियंस। इसको स्लाइड भी लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं करेगा ना। अमाउंट फॉर ऑपरेशन नॉट परमिटेड, टारगेट इज बिजी। तो इसको हम एक काम सर दोबारा शायद EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, इसका एक फाइल सिस्टम बना देते हैं, सही है। और इसको ext4 के नाम से हम रखते हैं dev xvda सही है। इसको हम करते हैं माउंट तो हो गया, लेकिन इसके बाद डेटा कुछ भी नहीं था, सही है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हुआ क्या है कि जब हमने लास्ट टाइम स्नैपशॉट निकाला था, वो हमने स्नैपशॉट पूरा रूट वाले उसका निकाल लिया, हमने अपने जो नया बनाया था उसका नहीं निकाला। तो जब भी उसने इस स्नैपशॉट पे अपलोड करा और देखें इसके रूट पे सारी वो फाइल्स आ गई, लेकिन एक सवाल का जवाब हमें मिल गया कि डेटा में हमारे पास डेटा नहीं है। तो मतलब उसने OS लेवल पे, रूट लेवल पे हमारा स्नैपशॉट निकाला है डेटा का। उसमें अभी भी जो माउंट पॉइंट था, दूसरे जो माउंट पॉइंट था, उसका डेटा उसके पास नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं छोटी सी दूसरी, क्योंकि वाली एग्जाम्पल अब नहीं चली। वो एग्जाम्पल ये बनाते हैं, इसके डेटा में कुछ डेटा रख लेते हैं, अगेन से बना लेते हैं mkdir। इसको ऊपर कर लें। सर इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमने जब स्नैपशॉट लिया था तो उसने कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया कि मैं रूट से उठाऊं।
सर मैं अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने स्नैपशॉट लिया तो उसने हमें ये कोई ऑप्शन नहीं दिया कि मैं रूट से उठा रहा हूँ या डिफरेंट उठा रहा हूँ, तो इट्स मीन कि बाय डिफॉल्ट वो रूट से ही लेगा हमेशा इन फ्यूचर भी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, देखें 2 वॉल्यूम है यहाँ पे कनेक्टेड, सही है। तो अगर मैं इसका स्नैपशॉट लूंगा तो मुझे पता है किसका आ रहा है, इसका लूंगा तो मुझे ये भी पता है ये किसका आ रहा है, ऐसा ही है ना। जी जी। तो वहाँ पे हमारे साथ यही हुआ है कि हमने क्या करा, इसके बजाय इसका ले लिया, रूट का ले लिया। रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। मैं समझ गया आपकी बात। गॉट इट सर। मैं भी कि यही होगा क्योंकि डेटा आ जाता है, ऐसा होता नहीं है। सर अब की दफा डिलीट मत कीजिएगा, डीअटैच कीजिएगा, अगर हमें दोबारा देखना पड़े तो हम उसको attach करके अटैच करेंगे। मैं तो सब कुछ रिमूव करके दिखा रहा था कि आपके पास सब कुछ रिमूव करने के बाद भी स्नैपशॉट अवेलेबल है, लेकिन वो ओएस लेवल पे है। चलें वापस आते हैं एग्जाम्पल पे, और यहाँ पे मैंने कुछ बना लिया है नैनो इंडेक्स डॉट HTML, कुछ भी यहाँ पे h1 रखते हैं। सुडो से करना होगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इजीली। ब्लॉक डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, LSBLK, हमारे पास जो डेटा माउंट है वो XVDA में है। अब देख लेते हैं कौन सी किस तरह से कनेक्ट है। अपनी इंस्टेंस पे आते हैं, स्टोरेज पे आते हैं। XVDA पे हमारे पास कौन सी ब्लॉक डिवाइस है जो हमारी डेटा से कनेक्ट है, सही है। इसका जो वॉल्यूम आईडी है वो ये है, इसके वॉल्यूम पे जाते हैं। ये इसका वॉल्यूम आईडी है, इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी भी होती है। इसमें आप ना पूरा क्रॉन जॉब बना सकते हैं स्केड्यूल स्नैपशॉट का, कि आप अपनी मर्जी के इस टाइम पे स्केड्यूल कर लें, और रिटेंशन पॉलिसी बता सकते हैं कि 7 डेज की, इस तरह बता सकते हैं। मतलब ये हर एवरी 12 आवर्स पे ये आपको क्रिएट करेगा इस टाइम पे। काउंटिंग भी बता सकते हैं, और रिटर्न पॉलिसी क्या होती है कि कब तक ये रहेगा, इतने दिन बाद ही डिलीट होता रहेगा ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे लाइफ साइकिल पॉलिसी भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एक वॉल्यूम बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट हम डालते हैं ww2 के नाम से। अच्छा, इजीली हम यहाँ पर रिस्टोर भी करवा सकते हैं अपने अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, तो उसने अच्छा ऑप्शन दिया हुआ। फास्ट रिस्टोर से क्या होगा कि ये क्या करेगा कि हमारे पास ये पर मिनट का बिल भी चार्ज करेगा। सबसे पहले $0.75 सेंट्स का साउंड, इसको हम नहीं करते अभी। EC2 इंस्टेंस अभी वो वाला पुराना वाला चलने देते हैं, नया बनाते हैं, और न्यू क्रिएट करते हैं। हमारे पास स्टोरेज ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। मैं ये रूट पे, रूट इसकी टाइप रूट है, ये ऐसे एक मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक आईडी निकाल लेते हैं, स्नैपशॉट आईडी ये वाली। ठीक है, दोनों का हमने आईडी भी बता दी है, इसको कनेक्ट भी कर दिया है। हमारे EC2 के साथ भी इसी तरह कनेक्ट था ये।
ठीक है, रिस्टोर में हम पुराने वाले से भी रिस्टोर करवा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ इस डेटा वाला जो केस है सिर्फ इसको करूँ, दोनों को नहीं करूँ। दोनों को भी कर लेना, चले ये वाला भी हमारा एक मसला हल हो जाएगा। इंस्टेंस में जाते हैं और जो रनिंग इंस्टेंस है हमारे पास, इसके स्टोरेज में XVDC हमने ले लिया, हमने अभी ये वाला लिया XVD1 वाला, XVDC से भी ले लेते हैं एक स्नैपशॉट। और रूट पे हम कुछ फाइल्स भी बना लेते हैं, यहाँ पे बाद में बनाते हैं, फिलहाल स्नैपशॉट लेते हैं। अब ठीक है, रूट का भी हमने रख लिया, हमें जब जरूरत पड़ेगी। सर EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए स्नैपशॉट की आईडी देना जरूरी है? नहीं, हम तो बना बनाया एक डेटा अपने साथ कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं। और सर स्नैपशॉट डिलीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रूट स्नैप कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रूट स्नैप कनेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ समझ नहीं करनी। और एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ EBS, और उसको हम अटैच कर देते हैं इससे। दो बनाए मैंने, एक रूट का और एक WW का, और दोनों को एक रूट ये ऑलरेडी खुद आ रहा है, तो रिव्यू एंड लॉन्च। सैम की पे इसको लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, ये अलाउ नहीं कर रहा, हम पुराना वाला पहले डिलीट कर देते हैं। शट डाउन हो रहा है। सर मेरे ख्याल से शायद स्पॉट के अंदर 2 ABS वॉल्यूम अलाउ नहीं कर रहा होगा। आपने पहले भी बताया था ना, कभी कभार जैसे स्पॉट इंस्टेंसेस अवेलेबल नहीं होते, तो अभी जो हमारे पास नहीं आ रहा, तो क्या ऐसा ही पॉसिबल है? नहीं, अवेलेबल तो एरर दे देगा ना, वही कुछ और एरर आ रहा है।
सर रून का तो कोई इशू नहीं है, एजीज का। नहीं, अच्छा तो अभी एरर यही है कि आपके पास कोई जो कैपेसिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब उसको वेट करने से बेहतर है हम अपना एक विदाउट अवेलेबल तो होती है अंदर, नहीं है अभी हमने रिलीज करी है वही अवेलेबल होगी या नहीं है। चलो इसको हटा देते हैं स्पॉट से। एड स्टोरेज में अगेन से वापस से बैक हो रहा हूँ। हमारे पास एक रूट है, रूट स्नैप है और एक हमारे पास है ww2। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे जाकर टाइप हटा रहा हूँ, इसकी स्पॉट रिक्वेस्ट ख़त्म कर रहा हूँ। रिव्यू एंड लॉन्च, अब तो स्पॉट रिक्वेस्ट है नहीं, अब तो डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हो गया सक्सेसफुली। पेंडिंग है जब तक ये ओपन होता है। हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, 3 ब्लॉक डिवाइस आ गए हैं हमारे पास। सबसे लास्ट वाले को इसने रूट से कनेक्ट कर दिया, खुद ही माउंट कर दिया। फाइल तो इसमें आ रही है लेकिन डेटा नहीं है। इसकी माउंटिंग की स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही है। या तो ये स्नैपशॉट सही नहीं बन रहा जिसकी वजह से डाटा नहीं नजर आ रहा। स्नैपशॉट तो ठीक है। सर कंप्लीट EC2 का स्नैपशॉट तो नहीं लेना होगा कहीं? हाँ, डेटा का भी हमारा स्नैपशॉट अपलोड होता है। अच्छा, मैं जो अभी तक अपलोड करता हूँ मैं रनिंग इंस्टेंस के साथ अटैच करता हूँ, और इस तरह से जीरो से बना डिलीट करके जो बनाते हैं हम, ज़्यादातर हमारे पास पहले से वॉल्यूम बना हुआ होता है बहुत बात होता टाइम। तो हम एक काम करते हैं, हाँ बस वॉल्यूम कौन कौन से हम और आसान कर देते हैं इसको। और आसान किस तरह से करते हैं, रनिंग इंस्टेंस में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं, और हाँ बस ये 2 या 3 वॉल्यूम अटैच हैं, इन सब के पास जाते हैं। HDP इसको मैं डिटैच वॉल्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, XVDB हमारे पास से चले गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं इसको जो सेकंड वाला है इसको भी मैं डिटैच वॉल्यूम कर रहा हूँ। हाँ वैसे एक हो जाएगा।
तो सर अगर GUI के थ्रू स्नैपशॉट का डाटा देखते हैं तो वो फाइल वहाँ शो करेगा index.html वाली। GUI के थ्रू स्नैपशॉट, हमारे पास स्नैपशॉट अवेलेबल तो है, ये रहे, इसको दिखाएगा तो नहीं हो। अगर हम बीटा से इसकी कॉपी बनाकर उसको हमें किसी ना किसी मशीन के साथ ही अटैच करना होगा देखने के लिए। अब मैं रनिंग इंस्टेंस के साथ करूंगा जो भी सारे काम मुझे करना। अच्छा है कि डिटैचिंग हो रहा है, 2 मैंने डिटैच कर दिए, 1 अटैच है हमारे पास, ठीक है, यहीं से हटा दिया मैंने। तो जाहिर सी बात है एक ही माउंट पॉइंट आ रहा है और 2 इसने डिटैच कर दिए, 1 अटैच है। ये भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है और ये जो है इन यूज़ है और ये वाला जो है ये भी इन यूज़ है। अच्छा, इसने इसको रिलीज़ नहीं करा सेकंड वाले को, क्योंकि सेकंड वाले तो हमने इसका रूट माउंट हुआ हुआ था, इस पर इसका रूट माउंट हुआ, इसने उसको अवेलेबल नहीं करा, क्योंकि रूट अगर बंद हुआ तो वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्नैपशॉट पर आता हूँ और क्रिएट नहीं करते हैं, मॉडिफाई वॉल्यूम करते हैं। मॉडिफाई काम करते हैं। रिलीज तो होगा ही नहीं। डेफ XVDA1 ये इसकी मेन थी। मेन वाले को डिलीट कर दो। इसको भी फोर्स करना होगा। ये डिटैच हो गई, अटैच के नहीं अवेलेबल है। और ये वाला जो हमारा फोर्स डिटैच है और ये वाला भी है, ये हमारा डिटैच है लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, इसको हम फोर्स डिटैच